दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय अगर कहें तो पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि जब से ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमले वाली बात शुरू हुई थी, यानी कि ईरान अमेरिका और इजराइल का युद्ध, और इसके बाद एक बात उठी स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसका है, किसका इस पर अख्तियार है। तो उसके बाद से पूरे विश्व के अंदर कहें तो सबसे बड़ा चर्चा का विषय भी और फिर सबसे बड़ा संकट का विषय भी यही बन गया। 40 देश अपनी तरफ से अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं और इस पर अपना हक भी जता रहे हैं। अब बड़ा सवाल आ जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो फिर आखिर ईरान ने इस पर अपना हक कैसे जता लिया। अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग है जो, तो इस पर फिर जंग क्यों है। अगर सबके अपने अपने समुद्री क्षेत्र हैं तो फिर ईरान का क्यों नहीं है। हॉर्मुज का समुद्री रास्ता क्यों बन रहा है वर्ल्ड वार की वजह, यानी कि विश्व युद्ध का कारण। सबसे बड़ा सवाल आएगा कि ये क्या दादागिरी है। दादागिरी है तो किसकी, अमेरिका की या ईरान की। असल में समुद्र तट से सटे देशों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1982 को जमैका के मोटेरगो में एक कानून पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि तट रेखा से 12 समुद्री मील तक देश का पूर्ण अधिकार होगा, जबकि विशेषाधिकार के रूप में 200 मील तक जो संसाधन है उनका उपयोग क्षेत्रीय देश कर सकते हैं, यानी कि उनका लाभ ले सकेंगे। इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शुरू होंगी जिस पर सबका अधिकार होगा। इस समझौते का नाम रखा गया था संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, यानी कि यूनिक्लोज। भले ही कानून ये 1984 में बन गया, लेकिन आधिकारिक रूप से लागू हुआ था 16 नवंबर 1994 को। समुद्र में 12 मील तक कड़ी सुरक्षा का अधिकार की बात इसमें चली थी। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है, ये सब जानते ही हैं। लेकिन समुद्र से जुड़े जो तटवर्तीय देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए सागर, महासागर और समुद्र पर अधिकार को लेकर कुछ कानून बनाए गए। इनमें 12 समुद्री मील तक देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सभी उपाय कर सकता है। मसलन समुद्र पर निगरानी रख सकता है, पनडुब्बियां और शिप से गश्त कर सकता है, सुरक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाँ, फ्रेंडली रूप से, यानी कि मित्रता के तौर पर यहां से गुजरने वाले शिप गुजर सकते हैं। ये एक आपसी सहमति और संधि के आधार पर होता है। 200 मील तक आर्थिक क्षेत्रों पर अधिकार की बात अगर करें तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार तटवर्तीय क्षेत्रों से 200 समुद्री मील, यानी कि लगभग 370 किलोमीटर, इसमें जितने भी संसाधन होते हैं उनका उपयोग सभी देश कर सकते हैं। इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र FEZ कहा जाता है। इसमें मछली पकड़ना, खनन और ऊर्जा उत्पादन आदि सब कुछ किया जा सकता है। इससे आगे उस देश का अधिकार नहीं होगा, ये इस कानून के अंदर है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र माना जाएगा। अब अगर कहें तो आज की बात नहीं है, समुद्र पर क्षेत्रीय देशों की दादागिरी चलती ही है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या समुद्र में भी टोल टैक्स देना पड़ता है। मैरीटाइम लॉ, यानी कि समुद्र में आवाजाही से जुड़े कानून की इसमें भूमिका क्या होती है। कैनाल से गुजरने पर क्या होता है। युद्धपोत और पनडुब्बी को लेकर के नियम क्या अलग होते हैं, इस पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। जैसे इनमें कुछ मार्ग प्राकृतिक हैं तो कुछ मैनमेड, यानी कि बनाए गए हैं उनको। विशेषज्ञों का कहना है कि जो प्राकृतिक पैसेज है उन पर सबका अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद कई देश हैं जो लाखों डॉलर वसूलते हैं इसमें टैक्स के रूप में। अब अगर बात कर लें तो मिस्र की स्वेज नहर पूरी तरह से मिस्र के नियंत्रण में है। यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहाँ जहाज के आकार, वजन और प्रकार के आधार पर लाखों डॉलर का टोल टैक्स वसूला जाता है। यहाँ तक कि कचरा प्रबंधन के नाम पर एक और टैक्स भी जोड़ दिया गया है। अगली बात करें तो पनामा नहर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली यह नहर पनामा सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ स्लॉट नीलामी और ट्रांजिट फीस के रूप में भारी भरकम वसूली होती है। अगली बात करें तो तुर्की स्टेट्स बॉस्फोरस और डार्डानेल्स, उत्तर पश्चिमी तुर्की में स्थित 2 जलमार्ग हैं, बोस्फोरस और डार्डानेल्स। ये काला सागर को मरमारा और एजियन सागर से जोड़ते हैं। हालांकि ये प्राकृतिक रास्ते हैं, लेकिन 1936 की मॉन्ट्रो कन्वर्सेशन के तहत तुर्की को यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से सैनिटरी निरीक्षण, लाइट हाउस और बचाव सेवाओं के नाम पर शुल्क लेने का अधिकार मिला था। अब हाल ही में अभी तुर्की ने इसमें कई गुना तक बढ़ोतरी कर दी है।
अगर बात कोरिंथ नहर की करें तो यह नहर जो है ये ग्रीस की है और एक छोटी नहर है। यहां से गुजरने के लिए टोल टैक्स वसूल करता है ग्रीस राष्ट्र। हॉर्मुज यानी कि जल डमरू मध्य मार्ग को लेकर आखिर विवाद क्यों है? अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि सबकी अपनी अपनी समुद्री सीमाएं हैं, तो फिर ईरान का हॉर्मुज पर अधिकार क्यों नहीं है? इस पर पहले समुद्री सीमा पर बने कानूनों को ठीक से समझना होगा। पहले आप हॉर्मुज के आकार के बारे में जान लीजिए। यह लगभग 167 किलोमीटर यानी कि लगभग 104 मील लंबा रास्ता है। इसकी चौड़ाई अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग है। इसके सबसे संकरे बिंदु जो है वो लगभग 33 से 39 किलोमीटर यानी कि 21 से 24 समुद्री मील चौड़े हैं। अब इस बात पर विवाद क्यों है? अगर बात करें तो समुद्र का कानून और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून दोनों सुनने में भले एक जैसे लगते हों, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। समुद्री कानून निजी व्यापार और जहाजों से जुड़ा है, जबकि लॉ ऑफ द सी देशों के बीच के रिश्ते और सीमाओं को तय करता है। अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, तो जहां जहाजों की पासिंग को लेकर दुनिया में बवाल मचा हुआ है। गौरतलब है कि यहां कोई आधिकारिक टोल गेट नहीं है, लेकिन यहां की राजनीति और सुरक्षा स्थिति इतनी संवेदनशील है कि जहाजों को सुरक्षा और बीमा पर बहुत बड़ा भारी भरकम रुपया खर्च करना पड़ता है। दूसरा है कि हॉर्मुज पर अकेले ईरान का अधिकार नहीं है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान का मुंसडम प्रायद्वीप की सीमाएं मुख्य रूप से जुड़ी हैं। यह संकरा समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके पास ही संयुक्त अरब अमीरात की सीमाएं भी स्थित हैं, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी है। बस यही ईरान अपना दबदबा बनाना चाहता है। उसने हाल ही में यहां से टोल टैक्स वसूलने की घोषणा की थी। अब बात कर लें अमेरिकी ईरान विवाद की। हॉर्मुज यानी कि जल डमरू मध्य मार्ग अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का मुख्य कारण है, और इसके मुख्य वजह है कि सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व की लड़ाई। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा तेल मार्ग है। इससे दुनिया का लगभग 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। अमेरिका ने ईरानी तेल निर्यात को रोकने और आर्थिक प्रतिबंधों को कड़ा करने के लिए यहां नाकाबंदी की है, जबकि ईरान उसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ईरान इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वह वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित करने की ताकत रखता है। हाल ही में ईरान ने यहां पर बड़े टैक्स वसूली की बात कही थी, जिसमें अमेरिका सहित कई बड़े देश इसका विरोध कर रहे हैं। हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच मचे घमासान ने इस समुद्री मार्ग को युद्ध के मैदान में बदल दिया है। परमाणु विवाद से शुरू हुई यह जंग अब समुद्री सीमाओं पर कब्जे और टोल टैक्स की वसूली तक जा पहुंची है। इससे वैश्विक व्यापार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी सैन्य और कूटनीतिक तनातनी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है। 4 मार्च के बाद इस जलमार्ग को बंद करने की धमकियों ने वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी। ईरान ने न केवल इस मार्ग को ब्लॉक करने की कोशिश की, बल्कि अब यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का दबाव भी किया जा रहा है। अमेरिका की ओर से की गई जो जवाबी नाकाबंदी है, इस नाकाबंदी ने इस विवाद को और बड़ी हवा दे दी है। इससे परमाणु मुद्दे से शुरू हुई लड़ाई में जो आपको बता रहा था, अब समुद्री वर्चस्व की लड़ाई में बदल गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज महज एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा की लाइफलाइन है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो भारत सहित पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो जाएगा। ईरान इसी बात का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है, ताकि वह अमेरिका के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी भी देश को अपनी तटरेखा से केवल 12 समुद्री मील यानी कि लगभग 22 किलोमीटर तक इतना ही समुद्री अधिकार मिलता है। ईरान इसे टेरिटोरियल वाटर कानून का हवाला देकर हॉर्मुज पर अपना मालिकाना हक जताता है। हालांकि तकनीकी रूप से जलमार्ग इतना संकरा है कि यहां ईरान और ओमान की सीमाएं आपस में मिलती हैं। इसका साफ मतलब है कि हॉर्मुज पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं है। जितना हक ईरान का है, उतना ही हक इस पर ओमान का है और यूएई का भी उतना ही हक है। ईरान द्वारा टोल टैक्स की वसूली और जहाजों को रोकना सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। अब बड़ा विषय यह है कि हॉर्मुज को लेकर के जो ये लड़ाई चल रही है, ये आखिर कहां तक पहुंचेगी? क्या ईरान हॉर्मुज पर अपना दावा बरकरार रखेगा और या फिर अमेरिका उस पर भारी पड़ जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।